अच्छा देखो, आप नया चैप्टर स्टार्ट करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें प्रॉमिसरी नोट वाला भी सीजन है क्या? अच्छा, क्लास 11 में ऑलरेडी शायद तुम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई पढ़ा या नहीं पढ़ा? एकदम भी कैंसिल हो गया था। किसी को कुछ भी आइडिया नहीं? पढ़ाया था लेकिन ठीक, चलो मान के चलते हैं जीरो नॉलेज है अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास जीरो नॉलेज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का नाम क्या है? एक ऐसा बिल मतलब इंस्ट्रूमेंट। बिल से समझ में आता है एक बिल, जो आप कहीं भी चीज कोई चीज खरीदते हो तो रिटर्न में जो मिलता है एक बिल ही बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में, राइट? एंड वो बिल के थ्रू आप क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स। आप जब गुड्स खरीदते हो तो सामने वाला आपको बिल देता है, आप किसी को बेचते हो तो आप बिल देते हो, राइट? एक तरह से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन कर सकता है, एक चीज देके दूसरा चीज ले सकता है। जैसे कि हमारा इंडियन करेंसी रुपीस, आपके पास 500 रुपए है या 100 रुपए का नोट है या 1000 रुपए का नोट है, ठीक है? आप 500 का नोट देके इक्विवेलेंट टू 500 रुपीज का गुड्स ले सकते हो, रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हो, कोई सामान खरीद सकते हो, राइट? तो वो क्या है? वो भी तो एक एक्सचेंज कर रहे हो आप करेंसी देके सामने वाले ऑब्लाइज्ड है कि आपको उसका इक्विवेलेंट वैल्यू पे करें। क्यों पे करें? बिकॉज अवर करेंसी इज कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और कभी नोट के ऊपर देखना लिखा हुआ रहता है, गवर्नर का साइन रहेगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा आई प्रॉमिस टू पे अ बियरर अ सम ऑफ रुपीज या इक्विवेलेंट टू इतना चीज हम देने को प्रॉमिस करते, देंगे ही देंगे। यदि मेरे पास है तो हम ये देंगे ही देंगे। कोई भी मेरे पास लेके आएगा तो मैं उस होल्डर को उतना रुपीस का सामान या इक्विवेलेंट टू उतना रुपीस दूंगा, राइट? दैट इज एक्सचेंज का मतलब होता है। तो बेसिकली क्या ये चैप्टर हम लोग को करेंसी के बारे में बताएगा? बिल्कुल नहीं। करेंसी जो है वो तो नॉर्मल है। तो यानी एक ऐसा पेपर इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, विच विल बी लाइक अ रुपी बट नॉट रुपी। ठीक है, रुपीज में तो क्या होता है, पैसे में क्या होता है, आप कोई भी चीज खरीद सकते हो बट ये हर जगह यूज नहीं होगा। बट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रुपीज की तरह काम करेगा, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब क्या ये प्रेजेंट एरा में यूज होता है? नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ता। पुराने जमाने में यूज होता था बट आजकल यूज नहीं होता। आजकल नहीं यूज होने का रीजन ये है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ चुका है, इंटरनेट बैंकिंग आ चुका है, चेक सिस्टम हो चुका है, तो हमें ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट नहीं है। आजकल क्या होता है, यदि तुम्हें किसी को पैसा देना है, तुमने कहीं से गुड्स खरीदा और तुम बोलते हो मैं तुम्हें 2 महीने बाद पैसा दूंगा या दूंगी, बट दैट पर्सन डज नॉट एग्रीज, तो आप क्या करते हो, अपने ही नाम का चेकबुक से एक चेक साइन करके दे देते हो, 2 मंथ्स बाद का डेट उसमें डाल देते हो एंड उस पर्सन को दे देते हो, देखो एज ए सिक्योरिटी आपके पास मेरा चेक पड़ा है, 2 मंथ के बाद अपने बैंक अकाउंट में डालना और पैसा आ जाएगा। इफ नहीं भी आया, चेक बाउंस हो गया, तो आप कोर्ट केस कर सकते हो उसके ऊपर में। इज इट क्लियर? सेलर, सेलर वो गुड सेल कर रहा है मुझे, तभी मुझे पैसा देना है। हाँ ठीक है, तो दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आजकल तो ऐसा हो जाता, बट पुराने जमाने में ऐसा कहानी नहीं था। पुराने जमाने में क्या होता था, चेक सिस्टम बैंकिंग सिस्टम इतना था नहीं, पीपल यूज्ड टू ट्रेवल बाय द गुड्स, कम टू देयर नेटिव प्लेस, सेल करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे और देना होता था। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी बिजनेसमैन की कैश बाई करे। कैश परचेज करना बड़े बिजनेसमैन के लिए तो ठीक है, एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन कैसे हर चीज कैश में खरीदेगा? क्योंकि ब्लॉकेज ऑफ फंड होता है। हमने देखा कि बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। इफ आपने कैश बाय भी कर लिया बट स्टिल बिजनेस बढ़ाने के लिए क्रेडिट सेल्स करना होता है। बहुत कम बिजनेसमैन होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स होता है, राइट? अब क्रेडिट सेल्स करोगे तो आपका पैसा तो ब्लॉक हो गया,
आप कैसे हर चीज कैश बाय कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते थे, जहां से आप गुड्स बाय करते हो यानी द सेलर, उसको आप बोलते थे कि प्लीज यू अलाउ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का क्रेडिट दो। बट द सेलर को रिलायबिलिटी नहीं मिल रहा है, एश्योरेंस नहीं मिल रहा है, क्या गारंटी है कि आप पैसा दोगे, 2 महीने बाद 3 महीने बाद पैसा देने से मना नहीं करोगे, गायब नहीं होंगे, इसका क्या गारंटी। इज इट क्लियर। देन देयर वाज अ नीड कि कुछ एक ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे सेलर को रिलायबिलिटी मिल जाए, गारंटी मिल जाए, मेरा पैसा जाएगा ही, एंड बायर को क्रेडिट मिल जाए। बिकॉज बायर को क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो सेलर के पास नहीं जाएगा और सेलर का गुड सेल नहीं होगा, इससे बिजनेस हैम्पर्ड हो रहा था। दैट्स व्हाई देयर वाज अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ कांसेप्ट नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है। अब ये बिल 2-3 जगह यूज होता है, एक लोकल में हम इंडिया में काम करते हैं तब यूज होता है, ठीक है, प्लस जब हम फॉरेन ट्रांजेक्शंस यूज करते हैं सबसे ज्यादा तो वहां काम आता है। बिकॉज फॉरेन कंट्री में जो बंदा बैठा है, आप किसी को सेल कर रहे हो, क्या गारंटी कि वो पैसा आएगा ही, राइट। इफ फॉरेन कंट्री वाले ने आपको सेल किया, क्या गारंटी आप पैसा दोगे, आप तो एक दूसरे को नहीं जानते हो, आप दोनों के बीच में आ जाता है कंट्री का गवर्नमेंट, राइट। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट का रेपुटेशन स्टेक में आता है। तो बेसिकली जब एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच ट्रांजेक्शन होता है, तीसरा पर्सन और आ जाता है, दैट इज बैंक, जिसको हम गवर्नमेंट बोल सकते हैं। ये बैंक मीडिएटर का काम करता है, ये बैंक मीडिएटर गारंटर का काम करता है। आप बैंक को बोलते हो कि बैंक प्लीज आप फॉरेन पार्टी को बोल दो कि पैसा मिल जाएगा, बिकॉज मैं गायब हो सकता हूं बट कंट्री की बैंक गायब नहीं हो सकती। तो बैंक एक्ट एज अ मीडिएटर, राइट। तो वहां पे हम लोग फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज करते हैं। बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट बैंक अपने पास रखती है, एक मेरे पास रहेगा और एक फॉरेन पार्टी के पास, सो दैट गारंटी के तौर पर बैंक बीच में है। कल फॉरेन पार्टी वाले ही तो रहेगा ना? नहीं, हमारे लिए तो हमारा इंडियन बैंक रहेगा, फॉरेन पार्टी के लिए फॉरेन पार्टी का बैंक रहेगा। बेसिकली बैंक, हाँ हाँ, बैंक लोग अपना डिस्प्यूट दिखेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सेटलमेंट बैंक करके देगा, पैसा बैंक देगा, बैंक गारंटी ले रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट यूज होता है, बट वो जस्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकली उसका कोई इंप्लीकेशंस नहीं दिखेगा आपको, ना ही आपके क्वेश्चंस में दिखेगा। नॉर्मल जो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज आएगा वो आएगा। अब दो तरह का, वैसे तो 3 तरह का है, बट 2 तरह का कॉमनली यूज बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, एक नॉर्मल और एक एकोमोडेशन। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आया, क्या होगा कि एक सेलर होगा और एक बायर होगा, राइट। सेलर आपको गुड सेल करेगा, उसको पैसा चाहिए, और बायर को चाहिए क्रेडिट। बायर के पास पैसा है नहीं तुरंत देने को, वो बोलता है मुझे 3 महीने का टाइम दो, सेलर बोलता है मुझे तुरंत पैसा दो। इस गैप को कवर अप करने के लिए गारंटी चाहिए सेलर को, तो गारंटी चाहिए तो ठीक है, सेलर ही को इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। गारंटी किसको चाहिए, सेलर को। बायर को तो समय चाहिए, मुझे 3 महीने का समय दो, आई एश्योर यू 3 मंथ्स में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, राइट। वो बोलता है मैं कर दूंगा, तो सेलर बोलता है ठीक है भैया, ये एक पेपर है, मैंने इसमें आपका नाम लिखा, मेरा नाम लिखा, टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया, ठीक है, एंड जो भी बंदा 3 महीने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास लेके आएगा, आप उसको पैसा दे देना, आप इस पे साइन करके मुझे दे दो। और इफ बायर साइन करके दे दे तो सेलर को टेंशन फ्री, सेलर बोलेगा चलो 3 महीने बाद मेरे पास पैसा आ जाएगा, चाहे मुझे मिलो चाहे ये इंस्ट्रूमेंट में किसी और को देके भेज दो, उसको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं हो सकता। सेलर ऐसा टीएनसी नहीं, बायर ऐसा नहीं बोल सकता कि भैया आप पैसा लेने आओगे तभी मैं आपको दूंगा, आप ट्यूसडे को आओगे तभी दूंगा, वर्किंग आवर्स के बाद में आओगे तभी दूंगा, दोपहर में आओगे तभी, ये सब कोई टीएनसी नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। जो भी बंदा उस पर्टिकुलर डेट पे आपके पास पैसा लेने आएगा, उस दिन आप पेमेंट कर दोगे, ये मुझे साइन करके दो, ठीक है। तो बायर साइन करके देगा और सेलर इंस्ट्रूमेंट रख लेगा। एक तरह से सेलर को एक डॉक्यूमेंट मिल चुका है जिसके अगेंस्ट में उसको पैसा मिलेगा। नाउ बायर इज नो मोर अ डेटर इन द बुक ऑफ सेलर। सेलर ने गुड सेल किया, उसको रिटर्न में पैसा चाहिए, पैसा तो नहीं मिला लेकिन एक नोट मिल गया जिसके थ्रू उसको पैसा मिलेगा, एक एसेट आ चुकी है उसके घर पे, तो कोई बात नहीं ना, पैसे के अगेंस्ट में एसेट तो आ चुका है। इज इट क्लियर। तो यही मोटा मोटी कहानी होता है। अब इसके बीच, हाँ हाँ, डेटर बोल के नहीं रहेगा। सपोज आई एम द बायर, यू ऑल आर द सेलर, और अज्यूम आई एम द सेलर, यू ऑल आर द बायर, ठीक है। तो मैंने आपको गुड सेल किया, आपने मेरे से गुड्स बाय किया, तो आप अपने बुक्स में एंट्री करोगे, मैं अपने बुक्स में एंट्री करूंगा, राइट। मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री करूंगा, आई एम द सेलर, यू ऑल आर द बायर,
तो मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं अपने बुक्स में सेल्स की एंट्री करूंगा, क्रेडिट सेल्स किया मैंने आपको। कॉरेस्पॉन्डिंगली आप अपने बुक्स में क्या एंट्री करोगे? परचेज टू क्रेडिटर, राइट। ये कहानी खत्म है। अब पैसा मैं बोलता हूं कि लाओ पैसा दो, तो आप लोगों ने बोला कि भैया 3 महीने का समय दो। 3 महीने से पहले नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम गुड्स लेके जाएंगे, आप यहाँ से गुड्स डिस्पैच करोगे, हमारे दुकान में पहुंचेगा, हम कस्टमर को सेल करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, तभी तो आपको पैसा देंगे, राइट। बिजनेस का नॉर्मल रोटेशन तो यही होता है। अब बीइंग अ सेलर, मेरे को भरोसा ही नहीं भाई, आप पैसा नहीं दिए तो। आप कहाँ काम करते हो, किस सिटी में, किस एग्जैक्ट लोकेशन में हो, एश्योरेंस का है? मैं गया वहां ढूंढते हुए, या फिर आपको मैंने फोन वोन किया, फोन उठाना बंद कर दिया तो क्या होगा, राइट। तो मैंने बोला ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने बोला मैं एक बिल बना रहा हूं, राइट, आप उसमें मुझे साइन करके दो, एक्सेप्ट करके दो कि दैट यू विल पे मी, टू मी और टू माई ऑर्डर और सम ऑफ रुपीज, कोई भी जितना आपने बाई किया, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद में आप मुझे या मेरे ऑर्डर पे किसी को भी ये पैसा पेमेंट करोगे। ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया अपने दुकान में बैठ के, उसमें मेरा सील साइन सब कुछ होगा। फिर मैंने बोला एक्सेप्ट करके दो, राइट। इमीडिएटली व्हाट यू विल डू, एक्सेप्ट कर दोगे, राइट। क्योंकि यदि आपकी नीयत साफ होगी तो आप एक्सेप्ट कर दोगे, ठीक है भैया 3 महीना बाद हम आपको या किसी को भी जो भी ये लेके आएगा उसको पेमेंट कर देंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया, आपने वो मुझे साइन करके दिया। नाउ ये डॉक्यूमेंट जब मेरे पास आया साइन होके, दिस डॉक्यूमेंट इज अ वैल्यूएबल एसेट फॉर मी और नॉट? फिर कल को ये डॉक्यूमेंट ही इधर उधर हो गया और फिर मैं पैसा मांगने गया, आप क्या बोलोगे? पहले डॉक्यूमेंट दिखाओ, मैंने कहां लिखा था, कहां साइन किया था, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए एक एसेट है। तो मेरे बुक्स में एक एसेट आ रही है, किसके थ्रू आ रही है? डेटर के थ्रू। तो अब मेरे लिए एसेट डेटर है या वो डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट है। तो मैं अपने बुक्स में उस डॉक्यूमेंट को बोलता हूं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल लिखा किसने? मैंने। साइन किसने किया? आपने, तुम लोगों ने, ठीक है। बायर ने, बायर साइन करके देता है और बनाता कौन है? सेलर। क्योंकि टेंशन किसको है? पैसे का, मुझे। तो मैंने बिल बनाया और आपने साइन करके दे दिया। इज इट क्लियर? तो जब मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आया एज ए डेटर, आप गए मेरे बुक से गायब और मेरे बुक्स में एक नया एसेट आ गया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। मेरा काम खत्म। उसी दिन आपके बुक्स में भी एक लाइबिलिटी आ गई, आपने अभी भी साइन किया। तो अब वो डॉक्यूमेंट आपके लिए टेंशन है। आपको थोड़ी पता मैं ही लेने आऊंगा या कौन लेने आएगा, बट आपके लिए टेंशन क्या है? वो डॉक्यूमेंट 3 महीने बाद पैसा देना है। उस डॉक्यूमेंट को आप अपने बुक्स में क्या बोलते हो? बिल्स पेबल। क्लियर है? अब मैं आपके बुक्स में क्रेडिटर नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि टेंशन ट्रांसफर हो चुकी है। इज इट क्लियर? तो आप क्या एंट्री करोगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहां पे ये समझ में आता है जो डॉक्यूमेंट बनाने का चार्जेस रहेगा वो भी तो जो जिसे मिलना है पैसा वही नहीं 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 नहीं, वो तो आप बना रहे तो आप ही पैसे वो जाएंगे। मेरा ही है, वो मेरा ही है। टेंशन मुझे है, एग्रीमेंट में ही बना रहा हूं। भैया ऐसा भी हो सकता है अगर आपको 3 महीना में किसी को पैसा देना है, अब वो आप उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पकड़ा दिया तो वो वैसे जाके रिसीव कर लेगा पैसा, ऐसा तो होता ही है। मतलब हाँ हाँ हाँ, अभी सब कुछ आएगा। अभी तो नॉर्मल एक स्टेप बात किया हमने कि ये बिल्स रिसीवेबल किसके बुक्स में होता है और बिल्स पेबल किसके लिए होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 पार्टी समझ में आता है, एक है सेलर, एक है बायर। बिल कौन बनाता है? एक्सेप्ट कौन करता है? बायर, राइट। तो जो बिल बनाता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉर। The person who draws or writes the bill. The person who draws or writes the bill.
ठीक है। देन एक पार्टी और था, कौन, जो एक्सेप्ट करके दे रहा है। मैंने लिखा तो मैं ड्रॉअर हो गया, मैंने ड्रॉ किया बिल। आप लोग कर रहे हो उसको एक्सेप्ट, उसको हम बोलते हैं ड्रॉई। ठीक है, ड्रॉई। द पर्सन हु accepts the bill. एक सेकंड। तो दो पार्टी समझ में आता है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, आपके लिए लाइबिलिटी है, आपका टेंशन 3 महीने के लिए तो खत्म। 3 महीने से पहले यदि मैं आपके पास ये बिल लेके आऊं, क्या आप पैसा दोगे क्या? गारंटी। आपने एक्सेप्टेंस कब तक का लिया है? मैंने उसमें लिखा भी था कि 3 महीने के बाद मैं आपके पास आऊंगा या कोई भी आए आप उसको पैसा दोगे इतना, राइट। 3 महीने से पहले कोई आए तो आप दोगे क्या? नहीं दोगे। पहला बात तो ये, किस कंडीशन में आप 3 महीने से पहले पेमेंट कर दोगे? जब आपके पास पहले पैसा अरेंज हो जाए। पहला बात तो ये, पहले तो पैसा अरेंज होना पड़ेगा ना, पैसा ही नहीं है तो दोगे कैसे 3 महीना पहले? आपके पास पैसा अरेंज हो गया, ठीक है, तभी भी दे दोगे क्या? डिस्काउंट, यदि आपको डिस्काउंट भी मिल रहा हो, आपके पास पैसा है, आप मेरे पास 3 महीना छोड़ो 2 महीने में आगे मेरे पास, भैया वो पैसा ले लीजिए, आपने एक बिल बनाया था ना उसका पैसा ले लीजिए, कितना लोगे? मैंने कहा जितना का बिल है। आप वापस मुंह घुमा के चले जाओगे, ठीक है, 1 महीने बाद आता हूँ। क्यों दूं मैं आपको 1 महीना पहले, जब मुझे कोई फायदा ही नहीं है? इससे जब बेटर है वो पैसा मैं क्या करूंगा, बैंक में रखूंगा, इंटरेस्ट तो मिलेगा, कुछ तो फायदा होगा, राइट। लेकिन यदि मैं आपको 1 महीने का डिस्काउंट दे दूं, तब तो आप पहले पेमेंट कर दोगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, पहले का कहानी नहीं है, एग्जैक्ट ड्यू डेट पे आप पे करोगे। या तो आप पहले पे करोगे, या ड्यू डेट पे पे करोगे, या ड्यू डेट के बाद में। ये 3 सिनेरियो के अलावा कुछ नहीं हो सकता आपके बुक्स में। यानी आपका इन्वॉल्वमेंट रिलेटेड टू बिल कब आता है? जब आप पे करते हो या पे करने से मना कर देते हो, या आप पे करते हो या पे करने से मना कर दोगे। ड्यू डेट में आया मैं आपके पास, या कोई भी आया जो बिल लेके, आपने उसको पे कर दिया, ऑब्लिगेशन खत्म आपकी, राइट। ड्यू डेट में आपके पास आया, आपने पैसा देने से ही मना कर दिया, नहीं है पैसा भैया अभी तो अरेंज नहीं हुआ, माना मैंने 3 मंथ्स का दिया था साइन करके, बट नहीं हुआ, अब मेरे को 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दो, राइट। क्या उस बिल में चेंजेस किया जा सकता है क्या? उस बिल में चेंजेस नहीं किया जा सकता है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, आप उसमें ओवरराइट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक ए चेक। चेक देखा, चेक में कभी भी ओवरराइटिंग नहीं होता, इफ ओवरराइटिंग हुआ तो बैंक उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। वो बात का कहानी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं चेंजेस क्या उस बिल में होगा क्या? वो बिल तो कैंसिल करना पड़ेगा, फाड़ना मतलब कैंसिल करना पड़ेगा, और नया मांग रहा है तो फिर नया के बाद में कहानी सुनेंगे। लेकिन अभी तक ये समझ में आया कि आपके लिए लाइबिलिटी कब आता है? ड्यू डेट पे, या तो आप पे करते हो या फिर आप पे नहीं करते हो। पे करने की बात करूं तो या तो आप ड्यू डेट पे करोगे या उससे पहले पे करोगे, बाद का तो कोई स्कोप ही नहीं है। बाद का मतलब हो गया ड्यू डेट में आपने पैसा देने से मना कर दिया, इट्स अ केस ऑफ डिसऑनर। जब आप पैसा देने से मना कर दो ड्यू डेट पे तो इसको हम बोलते हैं डिसऑनर, ठीक है, आपने डिसऑन कर दिया। इज इट क्लियर? पहले कब पे करोगे? जब पैसा है और आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सिर्फ पैसा होना बड़ी बात नहीं है, मैं सेलर यदि आपको जितना डेज पहले आप मुझे पेमेंट कर रहे हो उतना डेज का रिबेट दूं, फायदा पहुंचाऊं, डिस्काउंट दूं, तब आप मुझे पहले पे करोगे, वरना पे नहीं करोगे। आप बोलोगे ठीक है पड़ा है मेरे पास, कोई बात नहीं, बाद में पे कर देंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो आपकी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाती है द डेट यू एक्सेप्ट द बिल।
उसके बाद से लेके आपका इन्वॉल्वमेंट आएगा डायरेक्ट पेमेंट डेट पर, डायरेक्ट पेमेंट डेट पर। उसके बीच में आपको क्या कोई मतलब है मैं उस एसेट के साथ क्या करता हूं? कोई मतलब नहीं है ना। मैं उस एसेट को लेमिनेशन करूं, इस ड्रॉअर में रखूं, उस पार्टी को दूं, उस पार्टी को दूं, इधर रखूं, वहां रखूं, कुछ भी करूं, मेरी एसेट है। 3 महीने तक आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपका इन्वॉल्वमेंट आएगा जब 3 महीना खत्म हो जाएगा, पेमेंट देने का जब डेट आएगा। राइट? इज इट क्लियर? अब ये तो हो गया, आप फ्री हो चुके। अब मेरी बात, मेरे पास वो एसेट पड़ा है, वो एसेट है, आप तो मेरे बुक्स में एसेट हो नहीं। अब वो एसेट क्या करूं? या तो मैं ड्यू डेट तक अपने पास रखूं, ड्यू डेट तक अपने पास रखूं, ड्यू डेट में मैं आपके पास जाऊं, वो बिल दूं और आपके पैसा लेके आ जाऊं। राइट? एकदम शॉर्टेड है। मैं गया, पैसा लेके आ गया ड्यू डेट तक। पहला चीज मैं ये कर सकता हूं। दूसरा चीज, मेरा क्रेडिटर मुझसे पैसा मांगने आया, मैंने भी तो किसी से गुड्स खरीदा होगा या किसी को पैसा देना था। अब वो मुझसे पैसा मांगने आया। प्रॉब्लम ये है, मैंने तो गुड सेल कर दिया बट मेरे पास पैसा नहीं आया। एक डॉक्यूमेंट आया, इट्स जस्ट लाइक ए चेक, एक बिल आया मेरे पास, पैसा तो आया नहीं। और इस बिल के अगेंस्ट में मुझे 3 महीने बाद पैसा आएगा। अब कोई एक आदमी जो मेरा क्रेडिटर है वो दुकान में आके बैठ गया, बोले भैया लाइए पैसा, पैसा तो मेरे पास आया ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? पैसा भी एसेट होता है, बिल भी एसेट ही है। मैंने उसको दे दिया, मैंने बोला भैया अभी तो ना होगा, 3 महीने बाद आपको आपका पैसा मिल जाएगा, गारंटी के तौर पर आप ये एसेट लेके चले जाओ। मॉर्गेज रखते हैं ना, ठीक है? सामान पड़ा था मेरे पास, सपोज मेरे पास सोने की चेन थी, मैं भैया ये ले जाओ, 3 महीने बाद आपको मिल जाएगा इसके अगेंस्ट में पैसा। राइट? तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपना ही बिल, मेरा जो एसेट है जिसके अगेंस्ट में मुझे पैसा मिलना था, वो बिल मैं किसी और को दे सकता हूं जिससे मुझे पैसा पे करना था। कर सकता हूं, कोई दिक्कत है? इसी को बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। जब मैं एंडोर्स करूंगा तो मुझे अकाउंटिंग एंट्री तो करना पड़ेगा। जिसको मुझे पैसा देना था वो लायबिलिटी खत्म और मेरे बुक से एसेट भी जा चुकी है। तो व्हाट अकाउंटिंग एंट्री आई विल पास इन माय बुक्स? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिटर खत्म, टू बिल्स रिसीवेबल, मेरा बिल भी गया। इज इट क्लियर? अब वो क्रेडिटर ड्यू डेट में आपके पास जाएगा, पैसा लेगा, कहानी खत्म, वो भी सेटल डाउन, आप भी सेटल डाउन, मैं तो पहले ही सेटल डाउन हो चुका था। यानी जब मैं एंडोर्स कर देता हूं, ड्यू डेट में मेरा इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं है। किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ? जिसको क्रेडिटर, माय क्रेडिटर एंड यू, आप दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। वो आपके पास आएगा, आपको बिल देगा और पैसा लेके चला जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? इफ आपने उसको पैसा देने से मना कर दिया तब वो मेरे पास आएगा ना। राइट? मैं गया था पैसा लेने के लिए, आपने पैसा देने से मना कर दिया। दोनों केस में देखो, एक बार, पहली बार तो मेरे पास ही था, मैं आपके पास गया, आपने पैसा देने से मना कर, आपने दे दिया, वेरी गुड। नहीं दिया मतलब डिसऑन कर दिया, डिसऑनर हुआ, तो मुझे आपसे पैसा मिलना है। अब वो डॉक्यूमेंट कोई काम का नहीं है क्योंकि आपने नया टाइम मांगा, मैंने मान भी गया। जब मैं मान गया तो उस बिल के लिए तो केस कर ही नहीं सकता हूं ना। जब मैं नहीं मानूंगा तब कोर्ट के पास जाऊंगा। इज इट क्लियर? अब मैं मान गया, डिसऑनर हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो जो डॉक्यूमेंट है क्लोज करके फिर से आपको अपने बुक्स में डेटर बनाऊंगा मैं। मुझे आपसे पैसा मिलना है, अब वो डॉक्यूमेंट एसेट कोई काम का नहीं तो मैं उस एसेट को क्लोज कर दूंगा ना। क्लियर है ये कहानी? यानी जब मैं अपने पास बिल रखता हूं और आपके पास जाता हूं मांगने, आपके साथ मेरे और आपके बीच में दो ही काम होगा, आप पैसा दे दोगे या नहीं दोगे। सिंपल सा फंडा, फ्लो चार्ट है, या दोगे या फिर नहीं दोगे। दे दोगे तो मैं एंट्री पास करूंगा, नहीं दोगे तभी भी एंट्री पास करूंगा। जब आपने ड्यू डेट पे मुझे पैसा दे दिया तब मैं क्या एंट्री पास करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मेरा एसेट गया, एसेट के बदले में पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। आप अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करोगे?
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, आपने पेमेंट कर दिया, शॉर्टेड है एकदम, कोई पंगा नहीं है। नहीं देंगे तो बात का कहानी डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि आप नहीं भी दो। फिर आपने हाफ एंड ऑफ कर दो, फिर आपने क्रेडिटर, मैंने अपने क्रेडिटर को बिल दे दिया था, राइट। जब मैंने क्रेडिटर को बिल दिया तो मैंने अपने बुक्स में क्या एंट्री किया था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मेरा बिल गया, क्रेडिटर भी बंद हो गया। क्रेडिटर ने अपने बुक्स में क्या एंट्री किया होगा, टू डेटर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब क्रेडिटर आपके पास जा रहा है पैसा मांगने और आपने उसको पे कर दिया, मैं कुछ एंट्री करूंगा, मेरा कोई बुक्स में एंट्री नहीं आएगा क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, थर्ड पार्टी और आपके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये चीज क्लियर है। तो अब क्या होगा, थर्ड पार्टी एंट्री करेगा, ठीक है, वो अपने बुक्स में एंट्री कर लेगा, आप क्या एंट्री करोगे, आपके बुक्स में तो वही एंट्री होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, वो आपको देता है, उसको देता है, वो बिल के ऊपर पैसे दे रहा है, उसके लिए तो लाइबिलिटी क्या था, बिल था, और बिल का उसने पेमेंट कर दिया। आई बात समझ में। तो आप क्या एंट्री करोगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं आया तभी भी आप वही एंट्री किए, क्रेडिटर आया तभी भी आपने वही एंट्री किया। जब मैं क्रेडिटर को बिल दे देता हूं उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट, ठीक है। इज इट क्लियर। दो कहानी हो सकती है, मेरे पास रख लिया मैंने, या फिर मैंने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, कोई पैसा मांगने आया, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने उसको दे दिया, कर सकते हैं, या आगे से आगे चलता जा सकता है, टिल ड्यू डेट तक जितना घुमाना है घुमाओ। ड्यू डेट में लास्ट में जिसके पास बिल होगा वही जाएगा आपके पास पैसा लेने के लिए, आप बस उसको पैसा दे देना, तब घूमेगा एंट्री, सारा एंट्री घूमेगा, सब फिर से अपनी अपनी बुक्स में एंट्री घुमाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप मेरे बुक्स में वापस डेटर बन जाओगे, क्योंकि इसमें हम लोग का गलती नहीं था, आप पैसा लेने नहीं आए, गलती से मतलब भूल जाता है। नहीं, पैसा लेने तो जाएगा ही कोई ना कोई, तो बस मैं आपको अपने बुक्स में फिर से डेटर बना लूंगा और मैंने जिसको बिल दिया था वो फिर से मेरे बुक्स में क्रेडिटर बन जाएगा, और ऐसे कहानी वापस चलता जाएगा, उल्टा 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 होता जाएगा, ठीक है। तो दो कहानी समझ में अभी तक बिल का, कि एक ड्रॉअर है एक ड्रॉई है। मैं बिल लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको गुड सेल किया, आप बायर हो क्योंकि आपने गुड बाई किया तो एक्सेप्ट किया बिल। अब वो एक्सेप्टेड बिल के साथ क्या कहानी हुआ, या तो मैं अपने पास रख रहा हूँ, ड्यू डेट में आपके पास आ रहा हूँ और पैसा लेके जा रहा हूँ, आप या तो पैसा दे रहे हो या पैसा नहीं दे रहे हो, या फिर मैंने वो बिल अपने क्रेडिटर को दे दिया, क्रेडिटर ड्यू डेट पे आपके पास पैसा लेने आ रहा है, या आप उसको पैसा दे दोगे या फिर नहीं दोगे, ठीक है। तीसरा कहानी, ठीक है, क्रेडिटर तो नहीं बट मुझे सच में कैश ही चाहिए बिजनेस में, बट आपसे मेरे पास पैसा तो 3 महीने बाद आएगा, तब मैं ये कैश अरेंज कहां से करूं, बैंक के पास जाऊं, क्योंकि ये तो एक एसेट है। तो मैं जाऊंगा बैंक के पास, इस एसेट को मॉर्गेज रखूंगा और आज ही पैसा लेके आ जाऊंगा, क्योंकि बैंक से मैंने बोला कि बैंक मुझे 3 महीने के लिए लोन दे दे, बैंक बोलेगा एसेट मॉर्गेज रख, बिना एसेट में तुझे कोई लोन नहीं दे सकता। मैंने बोला मेरे पास ऐसी तो कोई एसेट नहीं है, एक बिल है जिसके अगेंस्ट में एक पर्सन ने साइन करके दिया है कि 3 महीने बाद पैसा दूंगा, क्या वो चलेगा? बैंक बोलता चलेगा ना, तेरे लिए तो एसेट है वो, उसके अगेंस्ट में पैसा ही तो आना ना। एनीथिंग, एनी इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट विच वी रिसीव मनी इज एन एसेट फॉर अस, या पैसा मिलो या बेनिफिट मिलो इज एन एसेट फॉर अस। तो बैंक बोला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल को मॉर्गेज रख दे। तो मैंने क्या किया, आज ही बैंक के पास वो बिल लेके गया, मॉर्गेज रखा और 3 महीने का पैसा लेके आ गया। बैंक के पास पैसा कब आएगा? मैं तो आज ही लेके आ रहा हूं। तो बैंक जितने का बिल था मुझे पूरा पैसा देगा क्या? हम जितना मॉर्गेज रखते हैं क्या बैंक पूरा देता है क्या? बैंक क्या करेगा, एडवांस में ही 3 महीने का इंटरेस्ट काट लेगा, क्योंकि बैंक तो लोन दे रहा है एक तरीके से मुझे, उस लोन पे बैंक मेरे से इंटरेस्ट लेगा ना, तो बैंक मेरे से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कट कर लेगा और बचा हुआ पैसा मुझे आज ही दे देगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो सोचो, मैंने बैंक में मॉर्गेज रखा, पैसा लेके आया, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। व्हाट अकाउंटिंग एंट्री आई हैव टू पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल चला गया मेरा। अब प्रॉब्लम यह है, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में पैसा आ रहा है
टू बिल्स रिसीवेबल, जितने का बिल था उतना पैसा आ रहा है क्या? डिफरेंस है। डिफरेंस को हम खर्चा बोलेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। समझ में आया? तो जब मैं बैंक के पास जाके मॉर्गेज रख के पैसा लेके आता हूं, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। मैंने बैंक से आज ही डिस्काउंट करवा लिया, इसलिए मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा। क्लियर है? तो जिस दिन मैं डिस्काउंट करवा रहा हूं उस दिन मैंने अपने बुक्स में क्या एंट्री किया? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल। एकदम क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं एंट्रीज में। ये एंट्री मैं कर लूंगा, बैंक अपनी एंट्री कर लेगा। ड्यू डेट में अब आपके पास कौन जाएगा? बैंक जाएगा। आप उसको पैसा दे दोगे या तो नहीं दोगे। समझ में आया कि आपका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ पेमेंट डेट में, उससे पहले कुछ भी नहीं है, राइट? पेमेंट दिन, पेमेंट वाले दिन आपके पास कौन कौन आ सकता है? बैंक आ सकता है, मैं खुद आ सकता हूं ड्रॉअर, या फिर मेरा क्रेडिटर आ सकता है आपके पास। आप अगर बैंक में मॉर्गेज रख के रखे तो क्रेडिटर कैसे आएगा फिर? तीसरा पार्टी हुआ ना। बैंक में नहीं रखने से। बैंक में नहीं रखने से तो तीन पार्टी हो गया ना। तीन लोग तुम्हारे पास पैसा मांगने आ सकते हैं, या तो मैं, या मेरा क्रेडिटर, या बैंक। तीनों में से कोई एक ही आएगा। आप उसको या तो पैसा दोगे या फिर पैसा नहीं दोगे। दे दोगे तो वेरी गुड, नहीं दोगे तो डिसऑनर का कंसेप्ट आ जाता है। इज इट क्लियर? तो यानी इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो बंदा बिल लिखता है लास्ट में पैसा उसी को मिले। जरूरी है क्या? नहीं। किसी को भी मिल सकता है, राइट? तो ये जो पर्सन है जिसको पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं पेई। The person who receives the payment on due date समझ में आया? तो ये तो था पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब बार बार मैं बोल रहा था आपको कि ड्यू डेट, ड्यू डेट, ड्यू डेट, ड्यू डेट पे कोई आपके पास आएगा, ड्यू डेट पे आपके पास कोई आएगा, आपको पेमेंट करना है। अब ये ड्यू डेट क्या होता है? सपोज 29th ऑफ जुलाई आज, राइट? आपने मेरे से गुड्स खरीदा आज, राइट? आज गुड्स खरीदा एंड आपने बोला पेमेंट 3 मंथ्स के बाद करेंगे, राइट? पेमेंट्स 3 मंथ के बाद करेंगे। तो टेल मी ड्यू डेट क्या होगा? और प्लस 3 हो जाएगा, 3 महीने होने से भी और प्लस 3 हो जाएगा। यस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में आपको ग्रेस डेज मिलते हैं, ठीक है? आपको ग्रेस डेज मिलते हैं। ऑलवेज व्हाइल कैलकुलेटिंग ड्यू डेट फॉर अ बिल or a bill of exchange, you have to add 3 days as a grace days. 3 days फिक्स है ना भैया? फिक्स 3 days as a grace days आपको ऐड करना है। जैसे ग्रेस मार्क्स होता है ना, वैसे 3 दिन एक्स्ट्रा मोहलत मिलता है। सपोज आज 29th ऑफ जुलाई है, मैंने बिल लिखा 3 मंथ्स के लिए, आपने साइन करके दिया, तो ड्यू डेट क्या होगा? 29 जुलाई से 29 अगस्त, 29 सितंबर, 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर 3 महीना खत्म, 30, 31st, 1st ऑफ नवंबर विल बी द ड्यू डेट। 1st ऑफ नवंबर को पेमेंट करना ही होगा। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं ग्रेस डेज। क्लियर है ये? अब समझना, सपोज 1 तारीख को 1 नवंबर इज अ नेशनल हॉलीडे। 1 नवंबर इज अ
नेशनल हॉलीडे, तब क्या? नहीं होगा। एक दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेशनल हॉलीडे कभी भी सडन हॉलीडे नहीं होता है, प्री डिटरमाइंड पता है, साल के शुरू में कैलेंडर में लिखा हुआ होता है कब कब नेशनल हॉलीडे, जैसे 2 अक्टूबर, 15th ऑफ अगस्त, 26th ऑफ जनवरी, ठीक है, दीज आर द नेशनल हॉलीडेज जब बैंक्स वगैरह बंद रहती है, या फिर नॉर्मली संडेज भी बैंक बंद रहता है, राइट। बट संडेज का कैलकुलेशन तो कैलेंडर फिर पता होना पड़ेगा, वो सब कहानी है, बट आपको ध्यान रखना है नेशनल हॉलीडे। क्वेश्चन बोल दिया कि उस दिन संडे है तो बात अलग है, फिर एक दिन पहले हो जाएगा, संडे भी बैंक बंद रहता है, और ये सब ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही करते हैं नॉर्मली हम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ड्यू डेट निकालने की टाइम जब आप लोग ग्रेस डेज ऐड करोगे, इफ ग्रेस डेज ऐड करने के बाद नेशनल डे है, नेशनल हॉलीडे है, देन यू हैव टू मेक पेमेंट 1 डे बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है, प्रीसीडिंग डेट पे पेमेंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बट सपोज 1 नवंबर को इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, अचानक से बंद हो गया, भारत बंद, चक्का जाम, आसाम बंद, कोविड, कुछ भी इमरजेंसी हॉलीडे, लॉकडाउन, ठीक है, का की वजह से बंद, तो ये जो इमरजेंसी हॉलीडे आ गया 1 तारीख को, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट डे, बिकॉज इमरजेंसी हॉलीडे तो हमें नहीं पता था ना कि भाई कल बंद होने वाला चक्का जाम है या कुछ है, इज इट क्लियर? वो तो सडन होता है, सडन चीजों के लिए आप रेडी नहीं रह सकते, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक दिन बाद में पेमेंट करोगे। इज इट क्लियर? नेशनल हॉलीडे हुआ तो एक दिन पहले, और इमरजेंसी हॉलीडे हुआ तो एक दिन बाद में। जैसे 1 तारीख को तो इमरजेंसी हॉलीडे हो गया तो 2 तारीख को पेमेंट। हाँ, 2 तारीख को पेमेंट, 2 तारीख को इमरजेंसी हॉलीडे है तो 3 तारीख को करो, फिर ऐसे कहानी चलता जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? कुछ भी हुआ, हाँ, ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, बैंक बैंक खुला ही नहीं है, कैसे पेमेंट करोगे? जिंदगी दाव पे लगा के तो पेमेंट करने नहीं जाओगे, उपाय नहीं। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, हेलो, रेजिस्ट्रेशन से इंटरेस्ट बैंक नहीं काटता ना, और ये इमरजेंसी वाले को नहीं, बैंक से अगर 3 महीना नॉर्मल, हाँ 3 महीना, 3 महीना का। तो ड्यू डेट ऑफ अ बिल इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ द बिल प्लस 3 grace days. Duration of the bill plus 3 grace days. If national holiday falls on due date, then consider 1 day preceding to that day as due date.
क्लियर है? If emergency holiday been declared on due date, then consider one day succeeding to that day as due date. Emergency holiday being Declared. declared. Example, date of bill 13th of June 2 months. Date of bill 13th of June, duration 2 months है. What will be your due date? थर्टीन जून से 13 जुलाई, 13 जुलाई से 13 अगस्त, 14, 15, 16 अगस्त. Right? Suppose हाँ 131 क्या बोल रहे हो? ये कैसा डेट हुआ? Date of bill is 12 June, duration 2 months. Due date क्या हो? 14th of August. 15 तो वो है. ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा नहीं आपको कि 2 अक्टूबर, 26 जनवरी एंड 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे होता है. ये आपको पता होना पड़ेगा बीइंग एन इंडियन. 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये तीनों दिन नेशनल हॉलीडे है. फर्स्ट में को भी तो बैंक बंद होता है. क्या चीज? हाँ, फर्स्ट में को बट ये 3 ही मानना है आपको, बाकी के लिए क्वेश्चन खुद बोलेगा. ठीक है, तो ड्यू डेट क्या होगा? 14th of August. एक दिन पहले. Date of bill is 15 January भैया for 60 days. जून है और 13 अगस्त को क्लेम नहीं कर सकता. 13 जून है और 13 अगस्त को क्लेम नहीं कर सकता एकदम भी. 3 दिन ऐड होने के बाद. Date of bill is 15th of January for 60 days. Due date क्या हो?
कुछ नहीं बोला, लीप ईयर बोला होता तो 29 लेते। 28 March 60 20 March क्या है आंसर? मार्च 16 March. कैसे? क्योंकि आप एक वो अधिक April 4 होगा 3 plus 19th of March। जनवरी में 31 देखो 15 को लिखा तो 15 काउंट नहीं होगा, ठीक है, तो जनवरी में 31 डेज होता है, 15 दिन गया तो जनवरी का कितना दिन हुआ? 16 दिन जनवरी का, ठीक है। फरवरी कुछ बोला नहीं, लीप ईयर या क्या है, तो नॉर्मल 28 मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो फेब के 28 डेज हो गए, 44, तो और कितना दिन लेंगे? 16 दिन लेंगे मार्च का, तब जाके 60 डेज होगा ना। तो 16th ऑफ मार्च तो पूरा एग्जैक्ट 60 डेज खत्म हो रहा है, बट 3 डेज ग्रेस भी तो ऐड करना है, 17, 18, 19th मार्च। क्लियर है? हाँ हाँ, डेज होने से आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि मंथ 30 का था, 31 का था, 28 है, 29 है, क्या एवरीथिंग, बट मंथ में वैसा नहीं है, एग्जैक्ट मंथ ऑन मंथ चलता है वो। क्लियर है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 16 जनवरी से काउंट। हाँ, हमेशा ये थंब रूल होता है, एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट, ठीक है। ये सारी चीजें मिल जाती है यदि आपके 2 चैप्टर नहीं हटते, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, वहां पे आपको यही कैलकुलेट करना रहता है बार बार, ठीक है। वो चैप्टर पुराने सिलेबस में हुआ करता था जहां पे आपको ये सब थंब रूल ध्यान में रखता होता था, क्योंकि वहां पे ज्यादातर आपको ये ड्यू डेट से कैलकुलेट करना है, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, बट वो हट गया, ठीक है। समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ अ बिल? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर है, ठीक है। एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है और एक पेई होता है, क्लियर है। ड्यू डेट वाले दिन इमरजेंसी हॉलीडे है तो क्या करेंगे? 1 डे आफ्टर, और नेशनल हॉलीडे है तो 1 दिन पहले ले लेंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? अब देखो, ये जो बिल है, एक समझ में आया कि आप मेरे पास गुड्स खरीदने आए, मैंने आपको गुड्स बेचा, पैसे की गारंटी के लिए मैंने आपसे बिल साइन करवा के ले लिया, राइट। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिल, ठीक है, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ ट्रेड किया है, बिजनेस किया है। ट्रेडिंग, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रेड करते हैं गुड्स का, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड किया आपके साथ, उसके अगेंस्ट में मैंने बिल का यूज किया, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, नॉर्मल। एक होता है आप मेरे पास आओगे, इसी कंसेप्ट को लेके पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद क्या होता है कि भैया एक काम कीजिए ना, मेरे को पैसा चाहिए। मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं उधार देने को, तो तुम बोलोगे कि भैया एक काम करते हैं, इमेजिनरी हम आपके नाम पे एक बिल लिख देते हैं, आप बस साइन करके दे दो। इमेजिनरी बिल, गुड्स नहीं बेचना ना, गुड्स खरीदना है, आपको पैसा चाहिए, आप मेरे पास आए, एक बिल डॉक्यूमेंट बना के, बोला बस इसको साइन करके दे दो। मैंने बोला इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या आप साइन करके दोगे, आपके लिए बिल्स पेबल, हमारे पास आएगा तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल, एक एसेट बन गया, हम इसको बैंक में मॉर्गेज रखेंगे और पैसा लेके आ जाएंगे। मैंने बोला अच्छा, अच्छी स्कीम है ये तो, लेकिन ड्यू डेट पे तो बैंक मेरे पास आएगी, क्यों? साइन तो मैंने किया है। मैंने बोला मेरा तो कोई लेना देना नहीं, पैसा भी तुम्हारा, यूज तुम कर रहे हो, स्कीम तुम्हारी, पैसा मैं भरूं। बोलता टेंशन क्यों लेते हो, ड्यू डेट से 1 दिन पहले हम आपके पास आएंगे, आपको कैश दे देंगे, आप बैंक को रीपे कर देना। शॉर्टेड है ये तो, ठीक है, अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट लेके आए थे, पहले तो होता था। तो मैंने बोला जब इतनी मेहनत कर ही रहे हो, आपको कितना पैसा चाहिए? भैया हमें तो सिर्फ 10,000 ही चाहिए। मैंने बोला बिल आप 20,000 का बनाओ। आप तो जाओगे बैंक से डिस्काउंट करवाने, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे, 10,000 ही चाहिए ना आपको। मैंने बोला आप बिल 20,000 का बनाओ, मैं साइन करके दूंगा। साइन किया, आपके पास बिल चला गया, बैंक को मॉर्गेज रख के आपके पास में कितना आ गया?
20,000 लगभग, थोड़ा सा कम होगा डिस्काउंटिंग चार्जेस लगने के बाद, ठीक है। अब उसमें से 50% मैं आपसे ले लूंगा, मैं बोलूंगा ज्यादा क्यों बनवाया था, कि मुझे भी चाहिए था पैसा। आप तो अपना चाहिए था, आपको मुझे भी चाहिए था। जब आप इतनी फॉर्मेलिटी कर ही रहे हो तो मेरे लिए भी थोड़ा बैंक से उधार ले लो। इज इट क्लियर? 50% मैं रख लूंगा, 50% आप यूज कर रहे हो। ड्यू डेट में जब बैंक मेरे पास आएगी तो क्या होगा, जितना पैसा मैंने यूज किया वो तो दे दूंगा। एक दिन पहले आप मुझे क्या करोगे, अपने हिस्से का पैसा मुझे दे देना, दोनों ऐड करके मैं बैंक को पे कर दूंगा। शॉर्टेड दोनों का काम हो गया 2-3 महीने के लिए, राइट। इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। हमने क्या किया, एक दूसरे को एकोमोडेट किया। जैसे कि अचानक आपके दुकान है रोड साइड में, बहुत तेज बारिश आ जाती है, ठीक है, कोई इंसान बारिश में जा रहा है, भीग रहा है, वो ढूंढ रहा है कहीं मिल जाए, तुम क्या बोलते, भैया एक बार अंदर बैठ जाओ, ठीक है। या फिर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में, आपका घर है, बहुत तेज तूफान आ गया, वहां कोई फैमिली फंस गई, आपको दिखाई दे रही है, आप उसको क्या बोलते हो, कुछ देर के लिए या फिर आज रात आप यहाँ पे हमारे गेस्ट हाउस में रह जाइए, कल सवेरे चले जाना जब तूफान कम हो जाए। तो बेसिकली आप उसको क्या करते हो, उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन हुआ क्या, मदद किया ना, उसी को तो एकोमोडेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन दिया आपने, उसको हेल्प किया। सेम चीज इज एकोमोडेशन बिल कंसेप्ट। वहां पे हम लोग कोई बिजनेस नहीं करते, एक दूसरे को गुड्स बाई या सेल नहीं करेंगे, बट स्टिल विल हेल्प ईच अदर इन टर्म्स ऑफ मनी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये पढ़ने के बाद सबका ख्याल यही आता है, फिर तो यही करते हैं ना भैया, यही करते रहेंगे, है ना भाई। एक पॉइंट के बाद तो पैसा चाहिएगा, तो भैया क्या है, जब पैसा देने के बारी आएगा और एक नया बिल बनाएंगे, फिर नया करेंगे। अरे ऐसे नहीं होता, अब नहीं होता। हर्षद मेहता में तो यही हुआ था। बीआर, बैंक रिसिप्ट, क्या था, एक तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही तो था। अच्छे से देखना, कुछ मिलता जुलता कंसेप्ट यही था एकोमोडेशन। बीआर एक्चुअल में तो पैसा था ही नहीं हर्षद मेहता के पास, वो तो उस रिसिप्ट को घुमा रहा था। प्रैक्टिकली उसने कभी पैसा दिया ही नहीं, एक रिसिप्ट के अगेंस्ट में दूसरा रिसिप्ट, दूसरा के अगेंस्ट तीसरा, यही चलता गया, एंट्री घूमती गई, फिर एक दिन पकड़ में आ गई, राइट। तो दिस इज एकोमोडेशन बिल कंसेप्ट। ये भी नॉर्मल है, इसमें भी एक ड्रॉअर होगा, एक ड्रॉई होगा और एक पेई होगा। क्लियर है? क्योंकि यू विल बी द ड्रॉअर, आई विल बी द ड्रॉई, बैंक इज द पेई, जिसको लास्ट में पैसा मिलना है। तो नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो तरह का है, वन इज ट्रेडिंग, जहां पे हम एक्चुअल में गुड्स बाय और सेल करते हैं, और एक जगह कुछ नहीं करते, एकोमोडेशन, एक दूसरे की हेल्प करने के बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज करेंगे। क्लियर है? दूसरा तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बताया गया प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट, जहां पे बायर हिमसेल्फ मेक्स अ प्रॉमिस कि हाँ हम आपको पैसा दे देंगे, भरोसा रखो। He himself writes a bill, signs the bill and gives to the seller. मतलब बायर खुद बोल रहा है कि भाई मैं दे दूंगा, आई प्रॉमिस टू पे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट, वादा करना। जैसे ज्यादातर इलेक्शन में होता है, सरकार वादा करती है हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, सामने से कर रही है वादा, राइट, खुद ही वादा कर रही है, खुद ही उस पर साइन करके दे रही है। इज इट क्लियर? मिलना किसे, हमें मिलना। इज इट क्लियर? जब जिसको पेमेंट करना है वो खुद ही डॉक्यूमेंट बनाए, जिसको पेमेंट करना है वो खुद ही डॉक्यूमेंट बना के साइन करके दे, तो कहना ही से ये दोनों एक ही आदमी हो गए। ड्रॉअर एंड ड्रॉई इज द सेम पर्सन। यानी इन केस ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, ड्रॉअर हिमसेल्फ इज द ड्रॉई। प्रोमिसरी नोट में आप खुद वादा करते हो, वादा भी आप कर रहे हो, तो चिट्ठी भी आप ही लिखोगे वादे की, और उसमें एक्सेप्टेंस भी खुद ही करोगे अपना, और मुझे दे दोगे। तो यानी आप ही ड्रॉअर हुए, आप ही तो ड्रॉई हुए। ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल बनाता है, आपने ही बनाया अपना वादा। ड्रॉई कौन होता है? जो साइन करके देता है। वादे पे साइन भी कौन करेगा भाई? आपका वादा, आपका प्रॉमिस, तो आप साइन करके दोगे। इज इट क्लियर? आपने साइन करके दिया, दिया किसे? मुझे, पेई को। इज इट क्लियर? तो दूसरा तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है प्रोमिसरी नोट, जहां पे दो ही लोग होते हैं, वन इज ड्रॉअर, अनदर वन पेई। हाँ, ये भी नेगोशिएबल में आता है, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट पे बनता है, ऐसे कोई प्लेन पेपर पे नहीं बनता। इज इट क्लियर?
This is known as promissory note, where drawer and drawee will be the same person and pay will be the other person. Is it clear? तो दूसरा तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है promissory note. कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, एक डिस्टिंग्विश जरूर मिलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्सेस प्रॉमिसरी नोट, वो समझना पड़ेगा. क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 लोग हैं, प्रॉमिसरी नोट में 2 ही लोग हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में सेलर मेक्स द बिल, whereas in case of promissory note buyer makes the bill. Is it clear? वहां पे ऑर्डर होता है टू मी और टू माई ऑर्डर. यहाँ पे वर्ड यूज होता है आई प्रॉमिस टू पे. इज इट क्लियर? तो बेसिकली हमारा जो करेंसी है इट्स अ प्रॉमिसरी नोट है. पैसा है, देखो तो उस पर लिखा हुआ रहेगा आई प्रॉमिस टू पे. देखो उसके गांधी जी के पास में कोई बक्सा होगा, उसमें हाँ आई प्रॉमिस टू पे. नाउ इट्स अ प्रॉमिसरी नोट. इसको बनाया किसने? साइन किसका है? आरबीआई के गवर्नर का ही. यानी जो बना रहा है वही साइन कर रहा है. यानी ड्रॉअर एंड ड्रॉई इज द सेम पर्सन एंड वी आर द पेइंग. सरकार बनाता है, सरकार का ही साइन है. क्लियर? दिस इज अवर प्रॉमिसरी नोट. एकोमोडेशन बिल में सपोज अगर बैंक तो एक होगा ही, और अगर सिर्फ आप ही कर रहे हैं, आपको दोस्त को कोई जरूरत नहीं है पैसा का, हाँ तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है. फिर भी क्या हुआ? नहीं, बहुत डिफरेंस हुआ उसमें. प्रॉमिस नहीं करा. एक नॉर्मल एकोमोडेशन बिल एक नॉर्मल बिल की तरह लगेगा, टू मी और टू माई ऑर्डर. वहां वर्ड आई प्रॉमिस यूज नहीं होगा, ठीक है. बट प्रॉमिसरी नोट में वर्ड यूज होता है आई प्रॉमिस टू पे. मतलब ये जो है कोई भी धारक मतलब जो ये लेके आएगा उसको ये बंदा प्रॉमिस करता है कि इतना इक्विवेलेंट का दे देगा. हाँ ठीक है. तो बहुत सारा वाकई कहानी तो रहता ही है. इज इट क्लियर? समझ में आया? तो सेकंड वन इज प्रॉमिसरी नोट. पहला था नॉर्मल बिल जिसमें 2 तरह का हो सकता है, एक ट्रेडिंग करते हैं तब और एक एकोमोडेशन. एंड सेकंड वन इज प्रॉमिसरी नोट. ट्रेडिंग करते हैं जब, नॉर्मल बाई सेल जब करते हैं. ट्रेडिंग वाला में तो बिल ले जाके से पैसा वैसा नहीं मिलता ना, वो तो नॉर्मली पेपरवर्क होता है ना. समझा नहीं हम? ट्रेडिंग वाला जो बनता है, ट्रेडिंग में मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें गुड सेल किया, तुमने मुझसे बाई किया, तो अब मैं बिल बनाऊंगा, आप बस साइन करके मुझे दे दोगे, वो हो गया. सेम चीज एकोमोडेशन में होता है. बस एकोमोडेशन में क्या होता है कि मैं कोई सेल नहीं कर रहा ना, आप मेरे से कोई बाई कर रहे हो. पैसा लेते हैं हेल्प करने के लिए बैंक से पैसा गिरवी मॉर्गेज लेने के लिए हम लोग बिल का यूज कर रहे हैं. इज इट क्लियर? एंड सेकंड वन वाज, हाँ कुछ नहीं होता ऐसा, वरना तो यही करते रह जाएंगे. कोई पुराने जमाने में होता था ये सारे कंसेप्ट, क्यों है अभी तक पता नहीं. हटा तो देना चाहिए बहुत कुछ. मतलब आधा से ज्यादा अकाउंटिंग को चेंज कर देना चाहिए. सॉफ्टवेयर सिखाओ आप लोग को जो एक्चुअल में आप करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, वो होना चाहिए स्मार्ट पढ़ाई. ये तो क्या करवाते हैं पता नहीं कुछ कुछ जगह. ठीक है, उपाय नहीं जो है एजुकेशन सिस्टम में तो बदलेगा नहीं. हाँ मैं यही खड़ा हूँ, तुम हमारे आगे ही बैठे रहो, वहीं से पढ़ो, बस पेपर दो. ये एजुकेशन से हाँ कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं होने वाला. देखो एक अच्छे बिजनेसमैन ने बोला, अच्छा नॉलेज दिया. अभी ऐसी कोई डिबेट चल रहा था, मैंने बोला कि गवर्नमेंट जब भी कुछ बजट लाती है या फिर कुछ आता है, दे हैव अ ह्यूज थिंक टैंक बिहाइंड देम. अब निर्मला जी सीतारमन के पीछे कितना बड़ा नॉलेज ब्रेन बैठा होगा. तो किसी बिजनेसमैन ने बोला, द प्रॉब्लम यही तो है, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर ब्यूरोक्रेट्स. ठीक है, उन लोग पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है. वहां पे कोई आपको अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट या अच्छा कॉमर्स बैकग्राउंड का जो बंदा जो एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे आपको. उन लोग बैठ के ये चीज डिसाइड कर रहे हैं. हाँ तब यहाँ पे चीजें ढंग से नहीं आती है. समझ में आया? तब चीजें ढंग से नहीं आती है. दे आर नॉट टेकिंग गुड यूज ऑफ द फाइनेंस बैकग्राउंड. यदि अच्छे से ले तो चीजें बन सकती है, बट लेता नहीं है. उन लोग तो पॉलिटिक्स के बीच में ही रहते हैं ना, तो वही वाला बात है. तो अपना कुछ वो नहीं है, कुछ नहीं बोलना भैया. बजट
नहीं होगा, देते हैं। देखो ऑपोजिशन वाले अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं कभी है। गांधी जी के पीछे बहुत पावर था, इतना पैसा हो तो सब, अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो छोड़ो, कुछ नहीं है ना, अपने अंदर वो गट्स है सेक्रीफाइस करने का, उतना कुछ करने का ना, कोई बात हो जाएगा। ठीक है, सीए नहीं बना तो फिर देख लेना तुम लोग कुछ, मेरा तो कोई बात नहीं, शॉर्टेड है। नहीं पढ़ा पाया तो कोई बात नहीं, दुकानदारी चला लेंगे। तीसरा बिल जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था, जब दो कंट्री के बीच ट्रांजैक्शन होता है, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये 3 तरह के बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। अपने को नॉर्मल ट्रेडिंग और एकोमोडेशन इसी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेगा और वही करना है, बस लिख के रखेंगे टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई थिंक थोड़ा टाइम बाद फिर से जब सिलेबस चेंज होगा ना, उसमें एक सब्जेक्ट एआई ऐड होगा। हाँ, जरूरी भी है, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। कितना साल में लगभग? हर 4-5 साल के बाद सिलेबस चेंज होता है। टाइम को इंस्टाग्राम रील से हटा के बहुत जगह यूज करो। पहले तो अभी टारगेट होता है, अभी एग्जाम सर पे, पहले उसको क्लियर करो, फिर उसके बाद आपके पास एक गैप होगा रिजल्ट तक का, उस ड्यूरेशन को यूज करो। लॉट्स ऑफ सेमिनार्स, कुछ ना कुछ होता रहता है, एजुकेटेड कंटेंट, आप उनको ज्वाइन करो तो हो जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा। इट्स खुद के ऊपर है, सीखना है तो। अब वो टाइम में अपन क्या सोचते हैं, सो जाते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, इतना टाइम से तो पढ़ाई है, रेस्ट ले लेते हैं। उस गैप को थोड़ा सा नैरो कर लो कि नहीं, अब मेरे को एक महीना एक्स्ट्रा मिला है, रिजल्ट तक तो वेट कर रहा हूँ, तो इस 1 महीने में बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करने की कोशिश करें। नाउ डोंट थिंक कि ये सेमिनार का मैं पैसा क्यों दे रहा हूँ, कहीं पे 250 लगता है, कहीं पे 500 लगता है, कुछ लगता है, बट आप कुछ गेन करके ही निकलोगे, नॉलेज तो मिलता रहेगा ना। एंड द थिंग इज दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो सुधर गया तो बहुत बार डिग्री नहीं होते हुए भी आप बहुत ज्यादा एक्सेल कर जाओगे लाइफ में, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इज एवरीथिंग। बिकॉज आपको कम्युनिकेट करना आता है, कोई भी चीज को बताना आता है, तो आप एक्सेल कर जाओगे। तो नॉलेज बहुत जन के पास है, कम्युनिकेट करना बहुत टफ है। नॉलेज नहीं है, डिग्री नहीं है, चलेगा, बट आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है, तभी भी आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाओगे। वरना आप बहुत एक किताबी कीड़े और रैंकर हो, बट आपको अपनी बात कन्वे करने नहीं आता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में आप एक हायर, बहुत बड़ी कंपनी में हायर तो हो गए, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग में आपसे बोला ही नहीं, वाइब्रेट करो, उसी में खत्म हो जाओगे ना। तो वो ग्रूमिंग होना भी जरूरी है। आप लोग ओवरऑल ग्रूमिंग करने में सोचो अपने आप का, पढ़ो भी, ड्रेसिंग से लेके, कम्युनिकेशन से लेके, लाइफस्टाइल से लेके, एवरीथिंग, इन सब चीज को अपने अंदर लाओगे तब जाके एक अच्छे कोई भी प्रोफेशनल बनोगे, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी चीज आप करो। लेकिन आप सिर्फ पढ़े, बट आपका ड्रेसिंग सेंस नहीं है, आप दिखने में वो चार्मिंग नहीं है, या फिर बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता है, फायदा क्या है ऐसी डिग्री का? आज के वर्ल्ड में कोई उतना वैल्यू नहीं मिलने वाला। आपको ओवरऑल डेवलपमेंट वाला बंदा ही आगे ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। आप कभी भी कोई भी कंपनी, कोई भी नेचर, कहीं भी दुनिया में देख, सीधा राघव चड्ढा आप वाला जो है, वो परिणीति चोपड़ा का, व्हाट ए पर्सनैलिटी। भगवान दिया तो है उसको लुक्स, पैसा भी दिया, कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज ओवरऑल है, तो मतलब वैसा बंदा ना, पावर में तो नहीं है ना, बट स्टिल कहीं ना कहीं पावर में है, वो वाली चीज है। अब राहुल जी हमारे, ही लैक सम कम्युनिकेशन स्किल, कहाँ पे क्या है, तो वो थोड़ी चीजें आप लोग समझो कि आपके लिए पढ़ाई सब कुछ नहीं है। आप नहीं भी पढ़ेगा, अच्छे बिजनेसमैन को देखो ना, उसके पास डिग्री नहीं है, बट ही कैन रूल एवरीवन। अंबानी जी के पास कौन सी डिग्री, सारे गेस्ट तो आए हुए थे शादी में है ना। तब फिर तो वो चीजें आप डेवलप करना सीखो, एंड टाइम को यूज करना सीखो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि इंस्टाग्राम रील्स मत देखो, इट्स गुड कंटेंट, बिकॉज इंसान को बात करने का कंटेंट तो देखने से ही मिलता है, ठीक है, बट उसमें भी अच्छी चीजें बहुत आती है, वो भी देखो। आप 15 रील्स यदि टाइम पास वाली देख रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं 5-7 रील काम की रील्स भी होनी चाहिए, उन पेजेस का भी आपका फीड्स में आना चाहिए। हाँ, ये बस केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है। हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है, अन्य के पास कुछ भी हो सकता है। चलो देखो, आओ, चलो 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 फटाफट, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
एक है पीछे आ जाओ। नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपने सही कहा। एकदम बता। सीयूटी में अगर आपको अगर मैं 200 आया, आपको ड्यू का बढ़िया शेयर करूंगी मैं तो पॉलिटिक्स में घुस जाऊंगी। मैं ड्यू में 200 आया। नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसमें दो होता है। राहुल गांधी मत बन जाना। राहुल गांधी नहीं बने, मोदी रहते हैं। मामा नहीं चिराग पासवान। भैया नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिखा ना। हाँ, इसमें दो होता है, एक ट्रेडिंग और एक एकोमोडेशन। ट्रेडिंग साइन करके दिया वो आप दिया फिर वो पैसा मिल गया, वही होता है ना भैया? नहीं, ट्रेडिंग में एक्चुअल बाई और सेल ऑफ गुड्स होगा। हाँ वही मतलब आपको वो साइन कर, आप साइन करवाता है। हाँ हाँ, मतलब सेलर ही बनाता है और बायर से साइन करवा के लेता है, वो हो गया ट्रेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मल ट्रेड किया हमने, बिजनेस किया, तब बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। और एकोमोडेशन में हम कोई एक दूसरे को गुड्स बाई सेल नहीं करते, बट स्टिल वी आर यूजिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंसेप्ट। सेकंड वन इज प्रॉमिसरी नोट एंड थर्ड वन इज फॉरेन वाले में क्वेश्चंस नहीं है ना? नहीं, चैप्टर 36 पे मुझे सबसे पेज नहीं पहले। हाँ ये आशा कभी कभी बहुत वो मस्त दिखता है। नहीं देखा। डिस्टिंग्विश बिटवीन। भैया अगर एकोमोडेशन वाला में बैंक को पे नहीं किया तो फिर क्या होगा? फिर लंबा कहानी होगा, चार्जेस हमारे। मेरे को तो देना ही पड़ेगा। हाँ क्योंकि आपका पहले पड़ेगा ना बैंक। क्योंकि आपने मेरे से साइन करवा लिया, आपने पैसा यूज भी कर लिया, बैंक को देने का डेट आया, आपने मुझे पैसा नहीं दिया। अब या तो मैं भी बैंक को नहीं दूं, मैं नहीं दूंगा तो मेरा सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। सिबिल स्कोर, क्रेडिट रेटिंग। हाँ, उसका नाम मैं अभी तो 50% का बिल ऑफ एक्सचेंज खोल दूं। आपका पुराना केस वही मैं बोल रहा हूँ। पुराना केस तो पहले रैप अप करना पड़ेगा। पुराना केस में क्या होगा, दो चीजें, या तो मैं भी बैंक को मना कर दूं, आपने मुझे पैसा दिया नहीं, बैंक बल्कि आपको जानती नहीं है, बैंक के पास आपने गिरवी रखा था, बट बैंक तो मुझे पकड़ेगी पहले आके, मैंने उसमें साइन किया था। अब या तो मैं बैंक को देने से मना कर दूं, मैंने बैंक को देने से मना किया तो ये हो गया डिसऑनर ऑफ द बिल, और मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक ऑब्लिगेशन लिया था, मैं देने से मना कर रहा हूं तो मार्केट रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उसी को आजकल हम लोग बोलते हैं सिबिल स्कोर, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग स्कोर। आज आप कहीं पे भी कोई भी लोन लेने जाते हो तो लोन देने वाला पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है कि पुराना लोन आपने जहां जहां से लिया है कहीं पे वहां पे तो डिफॉल्ट नहीं किया था। इफ किया था तो आपको नया लोन नहीं देते हम लोग, और वो ऑनलाइन रहता है अवेलेबल, ठीक है, सिबिल स्कोर जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, जितना टाइम, कितना लोन लिया, कितना डिफॉल्ट किया, कितना पेमेंट कर चुके उसके ऊपर। हाँ, वो नहीं बोल रहा था, मैं तो पुराना केस कभी मान लीजिए कि केस ऐसा है कि आपने, आपका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके वहां से पैसा ले लिया है बैंक से। अब मान लीजिए मैंने ही आपसे 50% ले लिया पैसा, आपका साइन है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज वहां पर मैंने बैंक में देके मैंने 50% ले लिया, आपने 50%, ठीक है, तो आप मेरा नाम में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लो, हो गया। अरे लेकिन बैंक को तो आज चुकाना पड़ेगा ना पूरा पैसा। चुकाना पड़ेगा, आप में भी लग जाएगा। क्या चीज का लग जाएगा? आप क्रेडिट रेटर तो रहेगा, कुछ इशू नहीं रहेगा तब। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन बैंक को पैसा देने के लिए पैसा तो चाहिए। हाँ, बैंक को देना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे तो आज देना पड़ेगा ना, या तो मैं आज दूंगा या नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो डिसऑनर हो गया, और मुझे तो देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अपना क्रेडिट स्कोर खराब नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था, राइट। और एकोमोडेशन पे दूसरा को पास नहीं कर सकता। नॉर्मली तो नहीं करते, बैंक से डिस्काउंट करवाने के लिए यूज करते हैं बस। डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। अच्छा एक बार नैपकिन देना।
दो कंट्री के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है उसमें जो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं उसको फॉरेन बिल बोलते हैं। ये एक्चुअली ट्रिप्लिकेट कॉपी बनता है इसमें। नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 ही कॉपी बनता है, एक मेरे पास रहेगा और एक आपके पास रहेगा, बट फॉरेन बिल में 3 कॉपी बनता है, एक मेरे पास रहेगा, एक बैंक के पास रहेगा और एक फॉरेन पार्टी के पास में रहेगा। दैट इज फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, वहां पे एक मीडिएटर एक्स्ट्रा आ जाता है, दैट इज बैंक। हमारा कंट्री का रहेगा, हम यहाँ से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमारा कंट्री का रहेगा। आजकल तो बैंक सेंट्रलाइज्ड है, फॉरेन कंट्री का बैंक भी तो इंडिया में है ऑफिस, तो डिपेंड करता है आप किस बैंक के थ्रू, डिपेंड करता है कि आप किस बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो किसी से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन कवर करते हैं आज का, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और कवर करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, अनकंडीशन होता है, कोई कंडीशंस नहीं लगा सकते। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। Whereas promissory note में वर्ड प्रॉमिस होता है। ठीक है, इट कंटेन्स ओनली सिलेंडर। क्या चीज? कितना बेकार है ये, बोलता फूट कैसे बता रहे हैं। किसी का थोड़ा चेहरा काला हो जाएगा। थोड़ा चेहरा का बात कर रहे हो भाई। क्या पता किस पर अच्छा हो बच गया। अगले जन्म में काला बना के भेजो। इसका मुंह पे वाइट में लगा के गोरा करेगा। जिसको बोला था मुंह पे वाइट में लगा के गोरा करेगा। ठीक है, पार्टीज कौन कौन होता है? पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक ड्रॉअर, एक ड्रॉई और एक पे। Whereas parties to a promissory note will be maker and pay। हाँ बात वही है, ड्रॉअर ड्रॉई एक ही हो गया जिसको हम मेकर बोल दिए, मेकर एंड पे। ड्रॉअर हो जाता है जो साइन करता है, ड्रॉअर वो होता है जो बनाता है। ओके हाँ, ड्रॉई जो हो गया साइन करता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल बनाता कौन है? मेड बाय सेलर, दैट इज आपके लिए तो क्रेडिटर हो गया, जिसको पैसा मिलना है, राइट। वेयरएज बाकी में क्या होगा? मेड बाय buyer, that is debtor। अंडर दिस, एक सेकेंड, ठीक है, अंडर दिस drawer and payee can be the same person। पॉसिबल है ऐसा? Whereas promissory note में तो पॉसिबल ही नहीं है। भैया जो ये पॉइंट है ना, इट इज मेड बाय द सेलर, तो आप सेलर था, हम लोग बायर था ना, तो आप बना के देगा हम लोग को। Under this, maker and payee can never be the same person। Last point, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप ऐसे ही फाड़ के नहीं फेंक सकते, क्योंकि बनाया मैंने, आपने साइन किया,
राइट। लास्ट में जिसके पास भी है उसको यदि पैसा नहीं मिला तो वो ऐसे ही फाड़ के नहीं फेंक सकता, उसको कोर्ट में जाके कैंसिल करवाना पड़ता है। कोर्ट में जाके, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, कोर्ट में जाके वहां लिखवाना पड़ेगा दैट दिस डॉक्यूमेंट इज नो मोर वैलिड, आप इसको कैंसिल कर दो, सो दैट इस डॉक्यूमेंट नंबर का कोई मिसयूज ना कर ले। इज इट क्लियर? अब ऐसे फाड़ के नहीं फेंक सकते, फाड़ के फेंका तो सेम डॉक्यूमेंट नंबर से कॉपी बन सकता है, आपको वहां पे बैंक में कोर्ट में जाके कैंसिल करवाना पड़ता है, नोटेड करवाना पड़ता है। वेयर एज प्रोमिसरी नोट हमने खुद नहीं बनाया, मैंने ही प्रॉमिस किया, तो उसको जाके वहां नोटेड करवाने का जरूरत नहीं है कोर्ट में, आप उसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, आपका प्रॉमिस आपने ब्रेक कर दिया। कल को अगर आपको प्रॉमिस खड़ गया, हाँ, नहीं किया तो नहीं किया, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सेलर के पास। हाँ, तो नहीं बचा, तो प्रॉमिसरी नोट यूज भी कहाँ होता है? नॉर्मली बहुत रेयरली कहीं यूज होता है, सिर्फ रुपीस के केस में यूज होता है, करेंसी के केस में यूज हुआ, बाकी कहाँ यूज हुआ? सोचो करेंसी में आरबीआई ने करेंसी बनाया, अचानक से बीच में 1000 का नोट बंद कर दिया था ना, हाँ। क्या उखाड़ लिया तुम लोग? बंद किया था ना बीच में, तो जो प्रॉमिस किया था उसी ने उसको कैंसिल किया, तो कहीं नोटिंग करवाने का जरूरत नहीं पड़ा। आई बात समझ में? क्योंकि वो उसी के पास पावर था, उसी का ही प्रॉमिस था, तो उसी ने कैंसिल कर दिया, तो जाके नोट करवाने का कहीं जरूरत नहीं है, कैंसिल करवाने का। इसमें तो नहीं गई, इसमें तो समझ में आया आपको। हाँ, पर अगर हम लोग सेलर बाय में केस दे, उसमें प्रोमिसरी नोट यूज ही नहीं करेंगे ना, हम यूज ही नहीं करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इसको डाला गया क्योंकि हमारे करेंसी इज अ प्रोमिसरी नोट, तो करेंसी के केस में प्रोमिसरी नोट यूज होता है, और नॉर्मल बिजनेस के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही यूज होता है। हाँ, अब नहीं होता, ठीक है। तो लिखना इन केस ऑफ, अभी सिर्फ प्रॉमिसरी नोट ही चल रहा है। in case of dishonor it must be noted and protested, मतलब कोर्ट पे जाके कैंसिल करवाना होता है। whereas noting and protest is not required in case of, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट मतलब भैया वहां जाके लिखाना और सील विल लगता है ना, वो सब करवाने का जरूरत नहीं है कोर्ट में। कॉपी कर लिया और कुछ कर लिया तो करेगा ही नहीं ना, गवर्नमेंट ने एक बार वो कैंसिल कर दिया तो कैंसिल ही हो गया था, तो यूज ही नहीं हो सकती वो रिक्वायर्ड, क्योंकि जो देने वाला है वही कैंसिल कर रहा है ना। यहाँ पे देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तब उसको कैंसिल करना ही पड़ेगा। समझ लो कि तुमने एक्सेप्ट किया था, मैंने लिखा था, राइट, अब ड्यू डेट पे तुमने देने से मना कर दिया, अब क्या वो डॉक्यूमेंट में बाद में किसी और को दे दूं कैंसिल नहीं कराऊं तो वो फंस जाएगा ना बेचारा, इसीलिए उसको जाके कोर्ट में कैंसिल करवाना पड़ता है, ताकि वो रीवेरीफाई कर लेता है क्या ये डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं। वेयर एज जब करेंसी बंद हुआ था तो रीवेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस का जरूरत ही नहीं था, गवर्नमेंट नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया तो खत्म हो गया था ना, वहां पे कोई अलग से हमें प्रूफ का जरूरत नहीं था, एक स्टेटमेंट से काम खत्म हो गया। तो नोटिंग एंड प्रोटेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, चाहो तो आप कर लो, इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर। पॉइंट नंबर 4 आपका ये पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 में ये बोला कि जो मेकर है वो कभी पे ही हो ही नहीं सकता। सपोज तुमने प्रॉमिस किया, तुम अपने आप को ही दोगे क्या? सामने वाला कोई दूसरा ही बंदा होगा। बट जब मैंने आपको गुड सेल किया, आई वॉज द ड्रॉर, यू आर द ड्रॉय, तो हो सकता है ड्यू डेट तक मैं अपने पास ही बिल रखूं और पैसा लेने के लिए मैं खुद ही आऊं, तो आई माई सेल्फ ड्रॉर कैन बी द पे। बट इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट इट इज नॉट पॉसिबल दैट आई एम द ड्रॉर एंड आई एम द पे, वो नहीं हो सकता, पे तो सेकंड पार्टी होना ही। हाँ, क्लियर है, समझ में आया ये चीज? तो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ओवरऑल, जहां पे आपने आज डिसऑनर को छोड़ के बाकी सारी चीज के बारे में पढ़ा कि एकोमोडेशन होता है किस तरीके से होता है, और उसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि एंडोर्समेंट ऑफ द बिल क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल क्या होता है, बिल लास्ट में जाके कैंसिल करवाने का भी कुछ कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। उन सब के ऊपर अपना जर्नल एंट्री रहेगा जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।